संध्या और अजय की शादी को 3 महीने हो चुके थे। शादी से पहले संध्या बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब ही हो गई थी। बहुत उदास रहने लगी थी, मानो हर वक्त कुछ सोचती रहती हो। बाकी घर वालों के सामने तो अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घर में घूमती रहती थी। उसके अंदर की आत्मा तक दुखी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और उसकी सारी जिंदगी ही इस विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई हो। अजय ने इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को जानने समझने की कोशिश की और ना ही वह पत्नी से ज़्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी वह बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं था। संध्या अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुख ही देता था और वह उसके दुख सुख से कोई मतलब भी नहीं रखता था। आज भी संध्या घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन रात को उसे अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव हो रहा था। संध्या के ससुराल में उस सास ससुर ननद देवर और जेठ जेठानी थे। उसके देवर का व्यवहार संध्या के प्रति बहुत सही था। वह संध्या का हमेशा ध्यान रखता था। घर में बाकी सभी का व्यवहार भी उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। बस संध्या को अपने पति अजय से ही बहुत डर लगता था। जब वह कमरे में पहुंची तो उसका पति अभी कमरे में नहीं आया था। कमरे से बाहर निकलकर आई तो ननद ने बताया, भैया आज अपने दोस्त की पार्टी में गए हैं। उसने सुकून की सांस ली। संध्या घर के काम से थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। देर रात के बाद अजय कमरे में आया तो संध्या चुपचाप करवट फेर कर सोने का नाटक करने लगी, लेकिन अजय को उसके सोने जागने से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो बस अपने मन की करनी थी। उसने संध्या को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा तो पिछली रात को उसे जो चोट लगी थी वह दर्द फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगी। संध्या ने दबी जुबान में कहा, सुनिए ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अजय ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज का ही कुछ ना कुछ बहाना लगा रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर वह अपनी मनमानी करता चला गया और संध्या एक बार फिर से दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात रोते रोते कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो वह आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। दर्द से तड़पती संध्या आईने में अपने कमर और चेहरों पर दांतों के निशान देखकर रो पड़ी तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्या बैठ गई? तुम औरत हो तो इतना दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं जता सकता। अब जाओ मेरे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाओ। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और पैर भटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हर रात की यही कहानी थी। अगली रात उसके दर्द को नज़रअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। संध्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसने तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि उसका पति उसे बहुत प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वह अपने साजन के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति का केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। हर रात को उसके साथ यही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर बहुत सारा मेकअप लगाती थी जिससे जख्म ढक जाए। घर में सबको यही लगता था कि अभी वह नई नवेली दुल्हन है, इसलिए वो इतना सारा मेकअप कर रही है। उसकी जेठानी भी उसे छेड़ती रहती थी। ननद भी मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। उस समय तो वह भी हल्की सी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका दिल फटने लगता था। शर्म के मारे वह अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक जख्म भरता नहीं था, दूसरा जख्म उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से फटा रहता
लगता था, पर अब तो उसे जैसे दर्द की आदत सी हो गई थी। वह सुबह मशीन की तरह होती थी, नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लगा देती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर बाकी सबके साथ घर के कामों में जुट जाती थी। संध्या की शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए उससे मिलने उसकी छोटी सिस्टर और उसके पिताजी उसके घर आए थे। संध्या ने बताया, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, अजय भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन संध्या के चेहरे उदासी सी दिख रही थी। तो छोटी बहन ने बोला, दीदी आप खुश तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी से हाल चाल पूछकर खुशी खुशी घर चले गए। ऐसे ही एक दिन संध्या सुबह सोकर उठी तो उठने में उसे जरा देर हो गई थी। वह जल्दबाजी में नहा धोकर ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपको नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी लग जाती है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? संध्या के काम करते हुए हाथ यकायक रुक गए। कल रात के दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी दर्द भरी आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसकी जेठानी रंजू की नज़र उसके खुली पेट पर पड़ गई। उसकी गोरी पेट पर दांतों के निशान देखते ही रंजू स्तब्ध रह गई। उसने झट से संध्या के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, संध्या तुम ठीक तो हो? संध्या ने घबराकर अपनी पलकें ऊपर उठाई कि उसकी जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है। उसकी आंखों में पानी देखकर रंजू उसके दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, संध्या तुम्हारे और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और संध्या अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर सिसकते हुए उसने ढके शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। यह सब जानकर रंजू को जोर का झटका लगा, क्योंकि अजय बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही सभ्य व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नज़रों में एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और भाई, सज्जन आदमी था, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह कैसे हिंसक हो उठता था। रंजू ने संध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी, या बहन जैसी ननद को बता सकती थी, अपने घर में किसी को बता सकती थी। संध्या नज़र चुराते हुए, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को ये सब पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। संध्या रंजू को समझाते हुए बोली। यह सुनकर रंजू बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण अपनी ज़िंदगी खराब कर लेती हैं, लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उनका इस्तेमाल करते रहें। उनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है, तो पत्नी का ध्यान रखना भी तो उसका फर्ज बनता है। तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फर्ज निभाया? संध्या ने सर झुका लिया तो रंजू उसका हाथ पकड़कर उसे सासू माँ के कमरे में ले जाकर चली गई। सुनीता जी उस समय नाश्ता कर रही थी। रंजू ने उनके हाथों से नाश्ता लेकर टेबल पर रख दिया तो सुनीता जी बोल पड़ी, ये क्या हरकत है बहू? मम्मी जी नाश्ता बाद में कर लीजिएगा, पहले घर में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या चल रहा है घर में? सास के बोलते ही रंजू ने संध्या के पेट पर का निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बातें भी बता दी। सुनीता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। आज संध्या के तपते मन को एक शीतलता मिल गई थी कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है। शाम को जब अजय ऑफिस से घर आया तो उसके पिता दिनेश जी उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाए। अजय पिता के कमरे में पहुंचा तो दिनेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने का माध्यम समझते हैं, वो अपनी जीवन सांगनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर अजय सकपका गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? दिनेश जी गंभीर आवाज़ में बोले, देखो
देखो बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी जीती जागती इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द तकलीफ देना चाहिए। क्या तुम्हें पत्नी को पीड़ा पहुंचाकर शादीशुदा जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर अजय ने सिर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। वह कांपते स्वर में बोला, पापा पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही झुंझला उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। मैं रोज़ मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आगे से उसे दर्द नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वह रोने लगा तो दिनेश जी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे ज़रूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जब दिनेश जी अजय को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि अजय को कॉलेज टाइम में कुछ दोस्तों ने पहले उसे गंदी वीडियोज़ दिखाने की लत लगा दी थी। उन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और अब वह अपनी पत्नी के आने के बाद अपने जीवन में भी वही सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट देने पर अब अजय का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वह अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में उसका साथ देता था, उसके मनोभाव को समझता था और उसकी मर्जी से कुछ भी करता था। जब वह प्यार से उसके करीब आता था तो दोनों के रिश्ते में प्रेम सुधा बहने लगती थी और तब संध्या भी प्रेम के मीठे एहसास में खो जाती थी। लेकिन अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्यार करता था, सही मायने में अब अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।